नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। इस समय आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है और भारत का एक-एक जनमानस आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 पूरी तरह से अपने चरम पर है। बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं और जो तैयारियां हैं उनके बारे में भी लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि कैसा है महाकुंभ, क्या हो रहा है वहाँ पे और कितनी इतनी जनता कैसे आ रही है। बहुत सारे वाद-विवाद भी हैं, पर आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो इसको एक सफल महाकुंभ भी माना जा सकता है। 2 लगातार बड़े शाही स्नान बचे हैं, तो उनके लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं, वो सब तो आप पढ़ ही रहे होंगे, सब देख ही रहे होंगे, पर इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत है। सिर्फ एक श्रद्धा का केंद्र है, ये तो सरकारें दावा करेंगी ही, खुद योगी आदित्यनाथ भी इसको दावा करते हैं कि ये सिर्फ आधुनिक भारत को, प्राचीन जो सभ्यता है भारत की, उसको जोड़ने का तरीका है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का एक तरीका है, जो कि दिख भी रहा है। अगर आप उसकी चर्चा देखेंगे और जिस तरह से इसका पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, जिस तरह से इसको आयोजित किया गया है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें तैयारियों की जो झलक है, वो पहले से दिखना चालू हो गई थी। खर्चे की बात भी होती है कि महाकुंभ जैसे आयोजन के लिए इतना खर्चा क्यों सरकार कर रही है। 15,000 करोड़ का खर्चा बताया जाता है सरकार ने किया है। तो इसमें सिर्फ जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है सब उसका सिर्फ उसका ही खर्चा नहीं है। उसके बियॉन्ड प्रयागराज शहर के में भी बहुत सारा खर्चा किया गया है और बहुत सारी चीज़ें जो कि परमानेंट सेटअप के तौर पर वहाँ पे की गई हैं। जब इतना सब कुछ खर्चा होगा और सरकार इतना इसमें ध्यान देगी तो इसमें राजनीति होना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक दलों का बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं। बहुत सारे राजनेताओं के जो व्यू हैं वो अलग भी हैं। वो जो सत्ताधारी दल है उससे एकदम ही अलग दिखाई देते हैं। पर इसका पूरा प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करते हैं। पर जिस तरह की उम्मीदें इस आयोजन से थीं, वैसा ही इसका अभी तक प्रारूप रहा है और आगे भी लोगों को ये उम्मीद है कि उसको उसी तरह से आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार महाकुंभ हो रहा है, पहले भी महाकुंभ हुए हैं और बहुत सारी सरकारों ने कराए हैं। आपको रिसेंट में अर्धकुंभ का याद होगा, जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही कराया था। उसकी भी बहुत चर्चाएं होती हैं कि वो भी अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कराया गया था। उसके पहले अखिलेश यादव की जो सरकार थी, उन्होंने भी कुंभ का आयोजन कराया, उसके बारे में भी चर्चाएं होती हैं। लोग कंपेयर भी करते हैं कि किसका अच्छा शासन प्रशासन रहा, किसने कितनी अच्छी तरह से आयोजित किया और किसने धर्म को संरक्षित रखते हुए आयोजन कराया। जो संगम का क्षेत्र है वो इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है कि इतने सारे लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। अगर आप 40 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं तो आपको उतनी ही तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो सरकार ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने जो घाटों की संख्या है उसको बढ़ाया और स्नान का जो एरिया है उस पे बहुत सारा पैसा खर्च किया। फिर संगम में कल्पवासी आते हैं जो कि वहीं रहते हैं, पूरा 1.5 महीना उनका स्थान वहीं रहता है। उनकी जो एक प्राचीनतम व्यवस्था चली आ रही है कि उनको कोई तरह का नुकसान ना हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसका भी सरकार को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आया है वो है जो कि प्रयागराज की कनेक्टिविटी है बाकी देश के हिस्सों से, उसको बढ़ाने का काम किया गया है। चाहे वो फ्लाइट हो, बस हो, ट्रेन हो, इनको एक तरह से सुदृढ़ किया गया है कि जो यात्री आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो। पर आप जब 40 करोड़ की जनसंख्या की बात करते हैं तो आप कितना भी तैयारी कर लें, कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं और आप जो नेगेटिव सोशल मीडिया पे भी चीज़ें देखते होंगे, वो उन्हीं का उदाहरण है। आप तैयारी कितनी भी कर लें, पर जब आप ग्राउंड पे जाएँगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, उसको आप सुधार करते हैं और इसीलिए तो ऐसे जब बड़े आयोजन होते हैं तो आपको उनसे सीख भी लेनी पड़ती है कि जब अगली बार करें तो जो कमियाँ रह गई हैं उनको सुधारा जाए। तो तैयारियाँ इतनी थी कि इसको एक सफल आयोजन बनाया जा सके। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी आभार के पात्र हैं। सबने अच्छा काम किया है और मेला प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि इतना सब अच्छा होने के बाद राजनीतिक चर्चाएँ नहीं होंगी। आप देखेंगे कि राजनीति की चर्चाएँ भी बहुत बड़े तौर पर हो रही हैं। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है कि क्या महाकुंभ में नहाने से गरीबी खत्म हो सकती है? तो ऐसे वक्त पर जब ऑलरेडी एक एक बड़ा आयोजन हो रहा है और आप किसी दूसरे काम से गए हैं जहाँ पे आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में सभा संबोधित कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में सवाल उठाने का शायद कोई तुक नहीं बनता था। पर कांग्रेस है, कांग्रेस को अपनी बात कहनी है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल उठा दिया, तो क्या लोगों की डुबकी लगाने से देश की गरीबी खत्म होगी अगर महाकुंभ में मैं भी स्नान करके आऊं? तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का दिवालियापन बताता है। आपको इस तरह के कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर नहीं जाना है, आपको आपके नेताओं को वहाँ नहीं जाना है, तो कोई आपको खींच कर नहीं ले जाएगा। ना ही आपके वोटर्स आपको प्रेशराइज़ करेंगे कि आपको जाना ही जाना है। ये तो आपकी अपनी श्रद्धा है। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। पर इस तरह का लोगों की श्रद्धा पर
सवाल खड़े करना कि लोग अगर जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो हर काम फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं होता है। ये आध्यात्म की बात है, लोग वहाँ पे अपना श्रद्धा सुमन से जाते हैं, तो आपको इस निचले लेवल के कमेंट से बचना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को अगर आगे की तरफ देखना है तो आपको सबको लेके चलना है। तो अगर आप एक बड़ी ऑडियंस को इग्नोर कर देंगे तो आपका काम कैसे चलेगा? अखिलेश यादव भी गए। अखिलेश यादव पहले हरिद्वार गए, उसके बाद उन्होंने प्रयाग का भी दौरा किया और संगम में स्नान भी किया। उन्होंने तैयारियों के बारे में बात करी और बहुत सारे सवाल भी उठाए, पर उनको पता है कि उनकी राजनीतिक ज़मीन 2027 में तैयार होती है। लोकसभा चुनाव में अगर वो 40 सीटें भी ले आ देते या 50 सीटें भी ले आ देते तो शायद उनका कद जिस लेवल पे है वही रहता। वो केंद्र की राजनीति में उतने फिट नहीं बैठते जितना कि राज्य की राजनीति में बैठते हैं, और उनको राज्य की राजनीति ही करनी है। अगर उनको अपनी पार्टी को बढ़ाना है या अपने राजनीति को बढ़ाना है तो उनको अपने राज्य की ही राजनीति करनी पड़ेगी। तो इसलिए भी अखिलेश यादव का वहाँ जाना एक मजबूरी भी कह लीजिए, और एक तरह से कह लीजिए उनकी एक राजनीतिक मजबूरी भी थी, जिस वजह से उनको वहाँ जाना था और अपने आप को दिखाना था कि वो सबके साथ हैं, सभी वर्गों का वो सम्मान करते हैं, और वो भी श्रद्धा के सवाल पर उतने ही अच्छे हैं जितना कि योगी आदित्यनाथ हैं। जब अखिलेश यादव वहाँ जाते हैं तो उनके द्वारा जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसके बारे में भी चर्चाएं होती हैं, और वो कितना अच्छा हुआ था उसके बारे में भी लोग आज के माहौल से कंपेयर करते हैं। खैर, ये कंपैरिजन का टाइम नहीं है। हर सरकार जो पिछले सरकारों में कुछ गलतियां हुई भी होती हैं तो उसको ओवरकम ही करती है, तो वो उसी लेवल पे चलेगा। राजनीतिक दलों में सबसे ज़्यादा जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। अगर आप या तो उनसे जुड़े हुए लोग हैं या जो खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने सब परिवार संगम में स्नान किया, पूजा अर्चना करी। हाँ, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं गया है, और उसके पीछे क्या कारण है, शायद भीड़ हो सकती है या तो उनके कुछ पर्सनल टाइम नहीं होगा। और जिस तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी वहाँ पहुँच रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो माहौल है वो सरकार के पक्ष में थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, और योगी आदित्यनाथ की तैयारियों पर भी मोहर लगती है। ये जो पूरी कुंभ की तैयारी है उसमें योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है, और उनकी उनकी पूरी कैबिनेट सरकार, इनफैक्ट उन्होंने तो पूरी कैबिनेट के साथ संगम में स्नान किया। तो वो भी एक मैसेज देने की बात थी कि हमारे लिए धार्मिक आस्था और गवर्नेंस अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, हम प्रयागराज में रहकर भी गवर्नेंस का काम कर सकते हैं। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी प्रयागराज में करी और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। तो इस तरह से महाकुंभ को एक राजनीतिक तौर पर भी देखा जाता है, उसका राजनीतिक महत्व भी है। 2027 की अगर भाजपा को ज़मीन तैयार करनी है और 2024 में करारी हार के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये बातें चल रही हैं। आप अयोध्या देख लीजिए, वहाँ पे भी लोगों का जाने का तांता लगा हुआ है। इस पूरे इवेंट को ऐसे अरेंज किया गया है कि लोग प्रयागराज आएँ, वाराणसी जाएँ और अयोध्या भी जाएँ। तो ये पूरा इवेंट इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और जिस तरह से इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, जो लोग इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, उससे योगी आदित्यनाथ की 27 की जो रास्ता है वो बहुत साफ़ हो जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है, और विपक्ष के लिए चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए विपक्ष को भी धीरे-धीरे इसका काउंटर निकालना या वहाँ पहुँचना, एटलीस्ट वो ये ना दिखाई दें कि वो लोगों की श्रद्धा के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। भले वो इंडिविजुअल होकर ही जाएँ, पर उनको जाना एक तरह से मजबूरी भी बन जाता है, और उनको अपने लोगों को मैसेजिंग में भी ये बहुत काम आता है कि वो लोगों तक ये बात पहुंचा पाएँ कि वो भी उतने ही हिंदू हैं जितना कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी उनके नेता हैं। खैर, इन सब चीज़ों का रिजल्ट राजनीतिक तौर पर कितना आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। तैयारियां और जो इसका राजनीतिक महत्व है बहुत बड़ा है, और ये सब 2027 में ज़रूर आपको दिखाई देगा। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी चैनल को और बढ़ाएं, लोगों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।